नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विक्रम सिंह प्रताप आईवीएफ से। यदि आप काफ़ी समय से कोशिश कर रहे हैं कि प्रेगनेंसी हो जाए और प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, तो ये वीडियो निश्चित तौर पर आपके लिए है। हमारे समाज के अंदर जिन पति पत्नी को कुछ समय से बच्चा नहीं हो पा रहा है, उनको काफ़ी सामाजिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। खासकर महिलाओं को अपने परिवार से या आसपास की दोस्तों से या आसपास की महिलाओं से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इसकी ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, आपको खुद को पता है, अधिकतर लोगों ने महसूस किया होगा क्या परेशानियां होती हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाओं को ही ये परेशानी होती है, पुरुषों को भी इन सब चीज़ों को झेलना पड़ता है। और खासकर कभी कभी पति पत्नी दोनों आपस में भी तनातनी हो जाती है कि तुम में कमी है, तुम में कमी है, इस वजह से बच्चा नहीं हो पा रहा है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम आज बात करेंगे। साथ ही आपको ये बताएंगे कि क्या क्या आपको करना है ताकि आपको संतान की प्राप्ति हो सके। तो पहले आपको कुछ चीजें मैं समझाना चाहूंगा कि प्रॉब्लम कहाँ है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ हो रहा है। भारत के अंदर 140 करोड़ जनता है और उसके अंदर लाखों लाखों ऐसे दंपति हैं जिनको संतान प्राप्ति के अंदर मुश्किल हो रही है। एक बात आपको समझनी होगी, हॉस्पिटल्स के अंदर जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनके डाटा को देखने से अपने को पता चलता है कि भारत में ही नहीं, विश्व में हर 4 में से एक दंपति को, यानी कि लगभग 25%, बहुत बड़ा अपने को सुनने में समझ आता है ये, लेकिन हर 4 में से एक दंपति को अपने जीवन में कभी ना कभी इस तरह की परेशानी महसूस होती है कि संतान नहीं हो पा रही है या संतान प्राप्ति में मुश्किल हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं हर 4 में से एक को इलाज की जरूरत है, लेकिन ऐसी उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कुछ लोगों के अपने आप बच्चा हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों को ट्रीटमेंट भी लेना पड़ता है। तो यदि आप करीबन 1 साल से कोशिश कर रहे हैं संतान प्राप्ति के लिए और अभी भी आपको मुश्किल हो रही है, तो इसमें आपको कुछ जांचें जरूर करवानी चाहिए। अब ये जांचें किसकी होनी चाहिए? बात ये नहीं है कि सिर्फ महिला की जांच होनी चाहिए। कभी कभी पेशेंट्स आते हैं कि साहब मेरे में तो कोई कमी नहीं है, मेरी पत्नी की आप जांच कर दीजिए। कभी कभी पुरुष अकेला आता है कि भाई डॉक्टर साहब आप तो ये देख लीजिए कि कहीं मुझ में कमी तो नहीं है। आपको कुछ चीजें समझनी होंगी इसमें। बच्चा पति और पत्नी दोनों मिलकर बनाते हैं। जब हमारे पास में मरीज आते हैं, कपल्स आते हैं, तो हमारे को जो प्रॉब्लम्स मिलती हैं वो पति पत्नी या दोनों में मिलती हैं। इसके आंकड़े मैं आपको बताता हूं कि चालीस % केसेस में पुरुष में प्रॉब्लम मिलती है, जबकि 40% केसेस के अंदर महिला में प्रॉब्लम मिलती है। लेकिन ये जो आप बीच का एरिया देख रहे हैं, ये है 20%। 20% दंपति में महिला और पुरुष दोनों में कोई ना कोई प्रॉब्लम मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम सिर्फ महिला में है या सिर्फ पुरुष में है। हो सकता है महिला की प्रॉब्लम और पुरुष की प्रॉब्लम दोनों हो। तो सबसे पहले हमारे को यह समझना होगा कि जब भी कभी हमारे को जांच करवानी है तो महिला और पुरुष यानी पति और पत्नी दोनों की जांचें होनी जरूरी हैं। अब बात आती है कि हमारे को कौन कौन सी जांचें करवानी है और वो क्यों करवानी है। तो इस बात को हम आज सबसे पहले कवर करेंगे, बाकी सारी बातें अपने दूसरे वीडियो में कभी कवर करेंगे। डॉक्टर्स जो निसंतानता का इलाज कराते हैं वो पति और पत्नी दोनों को एक यूनिट मान करके ट्रीटमेंट करते हैं या जांचें करते हैं। एक यूनिट यानी कि पति और पत्नी दोनों मिलाकर एक। तो हमारे को कौन कौन सी जांचें करानी है, इससे पहले हमारे को ये समझना होगा कि
एक बच्चा बनता कैसे है, इसके लिए हमारे को कुछ चीजें समझनी होगी, पुरुषों की और महिलाओं की, और फिर वो बच्चा बनता कैसे है। तो हम सबसे पहले पुरुष की बातों से बात करते हैं। ये दोनों अंडकोश हैं, यहां पर शुक्राणु बनते हैं, यहां पर ये शुक्राणु आकर के जमा होते हैं, और फिर ये शुक्राणु जो हैं बाहर निकलते हैं। इस शुक्राणु जो वीर्य होता है उसमें सिर्फ शुक्राणु नहीं होते हैं, उसके अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड्स और दूसरी कई सारी ग्लैंड्स के अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं। शुक्राणुओं के अलावा म्यूकस और प्रोस्टेट ग्लैंड के सीक्रेशंस और बहुत सारी चीजें दूसरी भी होती हैं। तो हमारे को पुरुषों के अंदर शुक्राणु की जांच करनी चाहिए। कभी कभी होता है नील शुक्राणु होते हैं। नील शुक्राणु क्यों होते हैं? दो ही कारण हो सकते हैं, या तो यहां बन नहीं रहे, या फिर यहां शुक्राणु बन तो रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे। तो अगर जिसको हम कहते हैं नील शुक्राणु या फिर एज़ोस्पर्मिया, तो एज़ोस्पर्मिया दो तरह के हो सकते हैं, या तो शुक्राणु बन ही नहीं रहे हैं या फिर शुक्राणु निकल नहीं पा रहे हैं, यानी कि रास्ते के अंदर कहीं रुकावट है। तो ये बात अपने को, अगर नील शुक्राणु होते हैं तो हमारे को इस बात की जांच करानी पड़ेगी कि बन नहीं रहे हैं या निकल नहीं पा रहे हैं। ये भी बहुत आसानी से पता लगाया जा सकता है। अगर बन ही नहीं रहे हैं तो उसका अलग इलाज है, और अगर निकल नहीं पा रहे हैं तो यहां से शुक्राणु प्राप्त किए जा सकते हैं। शुक्राणु नहीं बन रहे हैं, अब ये शुक्राणु कैसे बनते हैं? हमारे दिमाग यानी कि ब्रेन के अंदर एक ग्लैंड है, वहां से हार्मोन्स निकलते हैं, और उन हार्मोन्स की वजह से ये शुक्राणु बनते हैं। ये तो बात हुई पुरुषों की। अब ये नील शुक्राणु है या एज़ोस्पर्मिया है, साधारणतः शुक्राणु जो है वो 20 से लेकर 80 मिलियन काउंट तक हो सकता है। अब आपको सिर्फ इस पर बात नहीं रखनी है कि 20 या 80 मिलियन हमारा काउंट आ गया तो हमारा काम चल गया। यहां हमारे को पता यह करना पड़ेगा कि 20 से 80 मिलियन प्रति मिलीलीटर, 20 से 80 मिलियन प्रति मिलीलीटर तक का काउंट। लेकिन इसको देखकर ही हमारे को शुक्राणु के बारे में नहीं कह सकते हैं। इसमें से यह देखना होता है कि अच्छी क्वालिटी के स्पर्म्स, बढ़िया क्वालिटी के शुक्राणु जो कि बिल्कुल सीधे चल रहे हों, वो शुक्राणु कितना प्रतिशत है। सबसे पहले इसमें देखेंगे मोटिलिटी, यानी कि कितने शुक्राणु ऐसे हैं जो चल रहे हैं। इसमें से लगभग 50-60% शुक्राणु चल रहे होते हैं, और उसका भी करीबन 50 में से फिर आगे करीबन 50% शुक्राणु अगर सीधा सीधा चल रहे हैं, जिसको हम कहते हैं रैपिड लीनियर प्रोग्रेशन। अगर ऐसे शुक्राणु हमारे को मिलते हैं इस क्वांटिटी में से, तो ये हमारे को एक नॉर्मल रिपोर्ट आती है। शुक्राणुओं की नॉर्मल रिपोर्ट कितनी है, कैसे है, और उसका क्या इफेक्ट है, उसका क्या इलाज है, इलाज की आवश्यकता है या नहीं है, इस पर हम एक अलग से पूरा का पूरा वीडियो करेंगे। अभी हमारे को यह समझना पड़ेगा कि अगर 20 से 80 मिलियन के बीच में है तो ये नॉर्मल रिपोर्ट है। अगर हमारा 15 या 10 मिलियन का काउंट है तो इसके अंदर ओलिगोजूस्पर्मिया बोलते हैं, और अगर नील है यानी कि 0 की रिपोर्ट है तो फिर हम इसको एज़ोस्पर्मिया बोलते हैं, जिसको कि साधारण भाषा के अंदर नील शुक्राणु कहा जाता है। तो अब इसके बाद के अंदर हम बात करते हैं महिलाओं के बारे में। अब हम बात करते हैं महिलाओं के बारे में। तो हमारे को सबसे पहले कुछ स्ट्रक्चर समझने पड़ेंगे महिलाओं के। ये हो गया यूट्रस यानी कि गर्भाशय, और गर्भाशय के साथ ये हो गई नलें यानी कि फैलोपियन ट्यूब्स, जो कि कुछ ऐसी दिखाई देती हैं। और ये यहां पर आ गई ओवरीज यानी कि अंडाशय। तो हमारे को सबसे पहले ये समझना होगा कि इनका काम कैसे है, क्या है और किस तरह से काम करता है।
महिला के दिमाग में और पुरुष के दिमाग में भी एक ग्लैंड होती है जिसको हम कहते हैं पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड जो है वो ब्रेन के अंदर होती है और यहां से कुछ हॉर्मोन्स निकलते हैं। ये हॉर्मोन्स जो हैं ये ब्लड के अंदर आते हैं, यानी खून के अंदर आते हैं, और फिर इनका सीधा इफेक्ट जो है यहां पर और यहां पर होता है। इन्हीं हॉर्मोन्स के लेवल के हिसाब से अंडाशय के अंदर अंडा बनता है और गर्भाशय के अंदर एंडोमेट्रियम बनती है। माहवारी में माहवारी जब आती है तो उसके बाद के अंदर गर्भाशय, माहवारी के बाद में गर्भाशय अपने आप को फिर से तैयार करता है अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो इन हॉर्मोन्स के हिसाब से गर्भाशय के अंदर एक लेयर बननी शुरू हो जाती है जिसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। ये एंडोमेट्रियम माहवारी के दूसरे दिन बिल्कुल पतली होती है। धीरे 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 इसकी मोटाई बढ़ती है। इस एंडोमेट्रियम का काम क्या है? अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो जो बच्चा आकर के भ्रूण जो है यहां पर आकर के चिपकता है, ये भ्रूण का बेड तैयार होता है। तो ये माहवारी के 15वें से 16वें दिन के आसपास तक लगभग 8 से लेकर 10 मिलीमीटर की हो जाया करती है। यानी 15वें से 16वें दिन के बीच के अंदर यहां पर आकर के बच्चा चिपकने की संभावना होती है एक नॉर्मल साइकिल के अंदर। इन्हीं हॉर्मोन्स के इन्फ्लुएंस के अंदर यहां पर जो अंडाशय हैं यानी कि ओवरीज हैं, इनके अंदर अंडे बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। रूटीन के अंदर एक अंडा या तो इधर बनता है या फिर इधर बनता है। एक अंडा बनता है 1 महीने के अंदर। अब ये अंडा बनता नहीं है, असल में यह अंडा अपने छोटे से साइज से बड़ा होता है। एक बात आपको मैं यहां पर बहुत क्लियर कर दूं कि प्रत्येक महिला जो जब पैदा होती है बच्ची, तभी ईश्वर ने उनको एक फिक्स नंबर ऑफ एग्स यानी एक फिक्स नंबर अंडों का देकर के इस धरती पर भेजा होता है। और वो कोई फिक्स नहीं है कि सभी महिलाओं में 1000 होंगे या 5000 होंगे या 2000 होंगे। हर एक महिला का अपना शरीर है और उसमें एक अलग 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 क्वांटिटी होती है, लेकिन प्रत्येक महिला का वो नंबर जो जन्म पर है वो हमेशा के लिए फिक्स हो गया, उसको ना घटाया जा सकता है ना बढ़ाया जा सकता है। तो जब यहां से हॉर्मोन्स आते हैं, यहां पर धीरे 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 माहवारी के दूसरे दिन से एक अंडा जो है वो बड़ा होने की, पहले छोटा होता है फिर बड़ा होता है फिर बड़ा होता है, फिर एक दिन ऐसा आता है फिर से एक यहां से हार्मोन रिलीज होता है और वो इस अंडे को यहां से निकाल देता है। इसको मैं एक बार थोड़ा सा ठीक तरीके से दिखा देता हूं आपको। जो हार्मोन आता है एक दिन, तो ये अंडा जब पूरा बड़ा हो जाता है तो ये अंडा यहां से निकल के यहां आ जाता है और ये अंडा जो है अपने आप कुदरतन इस ट्यूब के अंदर, फैलोपियन ट्यूब के अंदर घुस जाता है। इस ट्यूब के अंदर कुछ इस तरह से रेशे होते हैं जो कि इस अंडे को यहां पर अंदर लेकर के जाते हैं। यहां से शुक्राणु आते हैं और यहां पर अधिकांशतः इस शुक्राणु के साथ अंडे का फर्टिलाइजेशन या निषेचन होता है और भ्रूण बनता है। और भ्रूण जो है वो आकर के फिर यहाँ बच्चेदानी के अंदर 15वें या 16वें दिन या 17वें दिन, हर एक महिला का अपना अपना अलग अलग होता है, यहां पर आकर के वो भ्रूण चिपकता है। ये सारा का सारा जो है ये होता है यहां से जो हॉर्मोन्स आ रहे हैं उसके इन्फ्लुएंस में या उसके हिसाब से। और भ्रूण कब चिपकने के चांसेस होते हैं? अगर यहां पर एंडोमेट्रियम जो है उसकी थिकनेस यानी कि मोटाई जो है वो प्रॉपर हो। अगर ये मोटाई अच्छी नहीं है तो भ्रूण अगर बन भी जाएगा तो चिपकेगा नहीं। दूसरी चीज हम यहां समझ सकते हैं कि अगर यहां पर ये नल बंद है तो अंडा जो है यहां पर बंद तो जाएगा लेकिन इसके अंदर नहीं जाएगा। शुक्राणु इधर से आएगा, अंडा और शुक्राणु आपस के अंदर मिल नहीं पाएंगे और बच्चा नहीं ठहरेगा। अगर नलें बंद हैं तो प्रॉब्लम है। अगर यहां पर हार्मोन्स की कमी है और अंडा पूरे साइज का नहीं बन रहा है तो भी प्रॉब्लम है।
अगर एंडोमेट्रियल थिकनेस नहीं आ रही है तो भी प्रॉब्लम है। तो इन सब चीजों को हमारे को कैसे पता लगे कि ये सब कुछ ठीक है या नहीं है, तो इसके लिए हमारे को कुछ खास जांचें करानी होंगी। अब ये जांचें क्या होंगी? एक बार फिर से मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं। तो हमारी जो पीनियल ग्लैंड है, यहां से जो हॉर्मोन्स बन रहे हैं उनका क्या मात्रा है खून के अंदर, वो हमारे को पता लगाना बहुत जरूरी है। ये कौन कौन से हॉर्मोन्स हैं? पहला हार्मोन है LH, दूसरा हार्मोन है FSH, तीसरा हार्मोन है प्रोलैक्टिन। इन 3 हार्मोन्स को हमारे को कब जांच करानी है? ये खून की जांच से हो जाते हैं। अब ये कब जांच करानी है? ये माहवारी के, जिस दिन माहवारी शुरू होती है उसके दूसरे दिन से लेकर 5वें 6ठे दिन के बीच में अपने किसी भी दिन करवा सकते हैं। यानी कि डे 2 से लेकर डे 5 या ज्यादा से ज्यादा 6 तक अपने को इनकी जांच करानी होती है। इसके अलावा हमारे को एक हार्मोन की जांच और बहुत जरूरी है, जिसका नाम है AMH। AMH यानी कि एंटी मुलेरियन हार्मोन। ये जो हार्मोन है, इससे हमारे को पता चलता है कि अब आज जिस दिन ये AMH की अपने जांच करा रहे हैं, उस दिन इस महिला की ओवरी में यानी अंडाशय में कितने अंडे बचे हैं। कितने मतलब गिनती नहीं पता चलेगी, लेकिन अब वो जो अंडे बचे हैं, उन अंडों की जो क्वालिटी है वो इस लायक है या नहीं कि प्रेगनेंसी हो सके। धीरे धीरे उम्र के साथ के अंदर ये अंडे कम होते चले जाते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे अंडे की क्वालिटी भी खराब होती चली जाती है। अंडा उस साइज का नहीं बनता है या बनता ही नहीं है। कभी कभी समय से पहले ही सभी एग्स खत्म हो जाते हैं। तो एक लगभग अंदाजा लगाने के लिए इस AMH की रिपोर्ट बहुत जरूरी है। ये AMH जो है ये माहवारी के किसी भी दिन किया जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसकी रिपोर्ट जो है, इसके बेस पर हमारे को ये पता चलेगा कि खुद के अंडे से प्रेगनेंसी हो सकती है या नहीं हो सकती। यानी अभी अपने पास अंडे उतने बचे हैं या नहीं बचे हैं। अब इसकी वैल्यू जो है 2 से लेकर के कुछ ऊपर तक कहीं भी हो सकती है। 2 या 2 से अधिक हो तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, एक रूटीन है। अगर 2 से कम है तो ये नहीं है कि अपने पास अंडे खत्म हो गए हैं, या कोशिश की जा सकती है लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी होने में थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है अपने को। तो ये तो हो गई हार्मोन्स की जांच। इसके बाद में हमारे को क्या जांच करानी पड़ेगी? एक हमारे को जांच करानी पड़ेगी अंडा बनने की प्रक्रिया की जांच। अंडा बन रहा है ओवरी के अंदर और बनना शुरू हो रहा है माहवारी के दूसरे तीसरे दिन 5वें दिन से लेकर 15वें 16वें दिन तक, जब तक वो छूट धीरे धीरे बड़ा होगा बड़ा होगा बड़ा होगा और फिर एक दिन वो छूट जाएगा। ये आपको मैंने पहले बताया। तो हमारे को जांच क्या करानी है? माहवारी के दूसरे दिन इसलिए जांच करते हैं सोनोग्राफी से। सोनोग्राफी कैसी करानी है अपने को? TVS, ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी। सोनोग्राफी महिलाओं की 2 तरीके से की जा सकती है। पहली तो यह है कि पेट के ऊपर से, रूटीन में जो आपने समझी होगी सोनोग्राफी, जो रूटीन एब्डोमिनल सोनोग्राफी होती है, उसमें बोला जाता है कि आप थोड़ी देर पेशाब रख के, पेशाब को रोक करके रखिए और उसके बाद में हम आपकी सोनोग्राफी करेंगे। तो उसमें क्या होता है कि ये यहां पर बच्चेदानी है, ये यहां पर पेशाब की थैली है और उसके ऊपर फिर ये हमारी चमड़ी और फैट और ये सब चीजें आ गई और ये यहां पर हमने सोनोग्राफी की प्रोब रखी जो कि हमारे को टीवी स्क्रीन पर दिखाई देगी। तो ये जो सोनोग्राफी है इसके अंदर कभी कभी हमारे को अंडेदानी एक जगह पर होना या कहीं पर इतनी दूर से देखने के अंदर हमारे को इतना अच्छा नहीं दिखाई दे पाता। तो दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता है
ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी, वेजाइना के थ्रू एक प्रोब डाली जाती है, बहुत ही साधारण तरीका है, इसमें किसी तरह का कोई दर्द नहीं होता। ये जो प्रोब है ये बिल्कुल बच्चेदानी और अंडेदानी के नजदीक पहुंच जाती है। तो इसका फायदा क्या होगा कि हमारे को एग्जैक्ट साइज, यानी यहां पर कितना बड़ा अंडा है, बच्चेदानी में कोई छोटी मोटी गांठ या कुछ होना, एंडोमेट्रियम कितनी मोटी है। अब एंडोमेट्रियम यहां ऐसे मोटी दिखाई देगी, इस तरह की, कितनी मोटी है ये एंडोमेट्रियम, धीरे धीरे समय के साथ ये बढ़ती चली जाएगी मोटाई इसकी। तो यहां पर हमारे को एंडोमेट्रियम का पता चलेगा, यहां पर हमारे को अंडों का साइज का पता चलेगा। तो ये माहवारी के दूसरे दिन से ये जांच शुरू होती है ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी की। ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी माहवारी के दूसरे दिन होगी, फिर कुछ दिन बाद डॉक्टर साहब आपको फिर से बुलाएंगे, फिर से देखेंगे, तब देखेंगे कि कोई अंडे के साइज में कोई बढ़ोतरी हुई है, कौन सी साइड में अंडा बढ़ रहा है, राइट में या लेफ्ट में। एग का साइज माहवारी के तीसरे, चौथे, पांचवें दिन कितना था, सातवें, आठवें दिन कितना बड़ा था, 11वें, 12वें दिन कितना बड़ा था, 15वें, 16वें दिन पूरा बड़े साइज होकर के छूट गया है, नहीं छूट गया है। तो एक नॉर्मल साइकिल जो है महिला की अंडा बनने की प्रक्रिया की जांच, ये हमारे को टीवीएस सोनोग्राफी, जिसको हम रूटीन के अंदर फॉलिकुलर स्टडी भी कहते हैं, फॉलिकुलर स्टडी या फिर इसको ओवुलेशन स्टडी भी कहते हैं। तो हमारे को ये फॉलिकुलर स्टडी या ओवुलेशन स्टडी हमारे को करवानी चाहिए। तीसरी चीज हमारे को ये पता करना है कि ये हमारी जो नलें हैं वो खुली हैं या नहीं हैं। तो पहले एक्सरे किया करते थे इसके लिए, जिसको हम कहते हैं HSG। एक्सरे किया जाता था जिसका नाम होता है HSG। इसका क्या तरीका है कि इसके अंदर यहां से एक औजार डाला जाता है बच्चेदानी के अंदर, यहां से फिर एक सिरिंज के अंदर एक सॉल्यूशन डाला जाता है और उसको हम इसको अंदर डालते हैं सॉल्यूशन को। इसके अंदर महिला को बेहोश नहीं किया जाता, तो ये काफी दर्द होता है इसके अंदर। फिर ये जो डाई है, इसके अंदर एक डाई होती है, ये डाई ऐसे ट्यूब्स के अंदर जाती है और ये ट्यूब से फिर बाहर निकलती है, अगर नलें खुली हैं तो। अगर नलें खुली नहीं है तो ये ट्यूब से बाहर नहीं निकलेगी। तो इससे हमारे को क्या पता चलता है कि यहां पर की कैविटी जो है, एंडोमेट्रियल कैविटी, ये ठीक है या नहीं है, नलें खुली हैं या नहीं है, ये हमारे को पता चलेगा। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम है, इसमें सिर्फ 40% गलत रिपोर्ट आती है। अब ये रिपोर्ट गलत कैसे आती है, इसको हमारे को समझना पड़ेगा। पहली चीज कि जब दर्द होता है तो इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन मतलब भींचना इसको, तो ये डाई पूरी अंदर ही नहीं जा पाती। अगर डाई पूरी अंदर नहीं जाएगी तो हो सकता है ये डाई यहीं पर ही आके खत्म हो गई। तो रिपोर्ट क्या आएगी, अगर ये पूरा नीचे नहीं दिखाई देगा तो रिपोर्ट क्या आएगी कि नलें बंद हैं। कभी कभी क्या होता है कि एक साइड में तो डाई चली जाती है, दूसरी साइड में नहीं जाती, तो रिपोर्ट आएगी एक साइड की ट्यूब खुली है, एक साइड की बंद है। कभी कभी क्या होता है कि ये जो नल है यहां तक तो डाई आ जाती है, इस जगह तक डाई आ गई, लेकिन यहां से डाई निकल करके आई और दोनों तरफ फैल गई वो, क्योंकि अंदर से तो पेट एक ही है। तो हमारे को लगता है ये ट्यूब भी खुली है, ये ट्यूब भी खुली है। तो फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव दोनों तरह की रिपोर्ट्स HSG में आती है। लेकिन इसका सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसमें इस डाई को डालने के बाद एक्सरे किया जाता है। आपने रूटीन में भी देखा होगा कि जब कभी एक्सरे करवाते हैं तो अपने गुप्तांगों को और अपने नीचे के शरीर को हम लोग लेड से ढकते हैं, क्योंकि एक्सरे का बहुत ही हानिकारक इफेक्ट है ओवरीज के ऊपर
और पुरुष के अंडाशयों के ऊपर। तो हम एक तरफ तो बच्चा चाहते हैं, दूसरी तरफ हम अपने एग्स को एक्सरे में डाल रहे हैं। तो ये अब आजकल हम लोग HSG नहीं करवाते, ये रूटीन में करवाई जाती है माहवारी से 7वें से लेकर 10वें दिन के बीच में। लेकिन अब जो अच्छे सेंटर्स हैं या जो अच्छे डॉक्टर्स हैं वो HSG के लिए बिल्कुल मना करते हैं। तो अगर HSG नहीं करानी तो अब क्या करें? इसका दूसरा तरीका यह है कि सिरिंज के अंदर नॉर्मल सलाइन यानी कि एक तरह का सोडियम क्लोराइड के साथ में डिस्टिल वाटर होता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत, हमारे खून में जितना नमक होता है उतना ही होता है। एक सिरिंज में नॉर्मल सलाइन लिया जाता है और उससे हमारे को उस सिरिंज से इसी औजार के थ्रू बच्चेदानी के अंदर डाला जाता है। लेकिन साथ ही साथ हम इसकी सोनोग्राफी करते हैं। तो सोनोग्राफी के अंदर ये जो पानी है नॉर्मल सलाइन, ये यहां से निकलता हुआ दिखाई देता है। तो पहली चीज इस तरीके से एक तो हमारे को एक्सरे की जरूरत नहीं पड़ी, दूसरा कृत्रिम जो डाई डाली थी वो नहीं डालना पड़ा, और तीसरा इसमें एक्सरे और डाई की कॉस्ट 0 हो गई, सिर्फ एक सोनोग्राफी हुई, उससे अपने को ये पता चल गया। तीसरा जो तरीका है जो अधिकतर काम में लिया जाता है वो है लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी में क्या करते हैं कि नाभि के पास में एक छोटा सा चीरा लगाया जाता है, उसके अंदर से स्कोप डाला जाता है और फिर यहां से पेशेंट को, मरीज को बेहोश करके किया जाता है। तो यहां से फिर वो एक डाई डाली जाती है जो कि हानिकारक नहीं होती, और वो डाई यहां से निकलती हुई कैमरे में आंखों से हमारे को टेलीविजन पर दिख जाती है। ये 100% सही अपने को रिजल्ट देता है। तो अब हम इस बात को सारे को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। जांचों को हमारे को पति और पत्नी दोनों की जांचें होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, क्या क्या जांचें होनी चाहिए, ये मैं बात करता हूं हस्बैंड की, और ये मैं बात करता हूं वाइफ की। तो हस्बैंड का सीमन की जांच, जिसको हम रूटीन सीमन एनालिसिस भी कहते हैं, वो सबसे एक मुख्य जांच है, इन्वेस्टिगेशन है। इसके अलावा जो रूटीन इन्वेस्टिगेशन है वो हस्बैंड वाइफ दोनों के होंगे, जिसमें कि इनका ब्लड ग्रुप हो गया या इनके CBC हो गया, इनके इन्फेक्शन की जांचें हो गई यानी HIV हो गया, HCV हो गया, हेपेटाइटिस B का हो गया। ये इन सब इन्वेस्टिगेशंस को हस्बैंड वाइफ दोनों का करवाते हैं। अब आती है बात वाइफ की, तो इनके पहले हो गए हार्मोन्स, LH, FSH और प्रोलैक्टिन। एक बहुत बड़ी समस्या है महिलाओं के अंदर भारत में थायराइड की, तो थायराइड की जांच हमेशा कराई जाती है। रूटीन में लोग सिर्फ TSH करा लेते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको T3 और T4 भी करवा लें। इसके अलावा एक हार्मोन हो गया AMH, एंटी मुलेरियन हार्मोन, अभी हमने बात की। ये तो हो गया खून की जांचों से। इसके अलावा खून की जांचों में ही CBC, ब्लड ग्रुप, और साथ के इसके अलावा इन्फेक्शन के जितने भी हैं, हेपेटाइटिस B, HIV, HCV और VDRL, ये मेन जांचें हैं। और ये जो जांचें हैं ये पुरुष की और महिला दोनों की ये सारी जांचें होनी चाहिए। इसके अलावा महिला की जो जांचें बचती हैं वो एक हो गया ट्यूबल पेटेंसी, यानी कि हमारे को ये पता करना है कि नलें खुली हैं या नहीं है, और दूसरा हो गया ओवुलेशन स्टडी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ
टीवीएस से, हमारे को एब्डोमिनल सोनोग्राफी से नहीं करानी है, ये टीवीएस से ही होनी चाहिए। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि माहवारी के दूसरे दिन से शुरू होंगी ये जांचें और माहवारी के लगभग 15वें-16वें दिन तक खत्म होंगी। इसमें हर रोज नहीं जाना पड़ेगा आपको, इसमें इन 10, 12, 15 दिनों के अंदर आपको 3 या 4 बार हॉस्पिटल बुलाया जाएगा, खासकर दूसरे तीसरे दिन तो ये ब्लड टेस्ट के लिए, और उसके बाद में ये जो ओवुलेशन स्टडी है इसके लिए आपको 4-5 बार सोनोग्राफी होगी। अब खास बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, हमारा खर्च कितना होगा और ये जांचें कहां होनी चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जांचें हमारे को किससे करवानी है पहली चीज, और इसमें खर्च क्या होगा। हम ये जांचें रूटीन में किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट से करवा सकते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि आप किसी निसंतानता रोग विशेषज्ञ यानी कि आईवीएफ स्पेशलिस्ट से ये जांचें कराएं। चाहे आपको आईवीएफ की जरूरत नहीं पड़े, लेकिन अगर आप आईवीएफ स्पेशलिस्ट से सारी जांचें कराएंगी तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि जो सोनोग्राफी है वो आपकी गायनेकोलॉजिस्ट खुद करेंगी। रूटीन में गायनेकोलॉजिस्ट जो होती हैं वो आपको सोनोग्राफी लिख करके देंगी, आप किसी दूसरी लैब में जाएंगे, वहां पर दूसरे डॉक्टर सोनोग्राफी करेंगे, रिपोर्ट लिखेंगे और वो वापस गायनेकोलॉजिस्ट को भेजेंगे। गायनेकोलॉजिस्ट उस रिपोर्ट को पढ़ेंगे और उसके हिसाब से अपना मानस बनाएंगे कि क्या है इसमें। लेकिन एक आईवीएफ स्पेशलिस्ट जो इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट है वो सारी की सारी जांचें यानी कि सोनोग्राफीज वो खुद करती हैं। तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आपको ये सारी जांचें किसी इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से करवाएं। अब बात आती है दूसरी कि इसमें खर्च कितना होगा। ये जितने भी हॉर्मोन्स हैं या ये जितनी भी जांचें हैं हस्बैंड वाइफ दोनों की मिला के आपका लगभग 15,000 से लेकर 17,000 का खर्च आएगा। लेकिन इसके लिए भी आपको मैं एक बहुत आसान तरीका बता रहा हूं कि राजस्थान सरकार ने, सिर्फ राजस्थान में ही है ये सुविधा, बाकी दूसरे राज्यों में ये सुविधा नहीं है। राजस्थान सरकार में खास करके जयपुर, बीकानेर, सीकर और ब्यावर, इन चारों जगहों पर आईवीएफ सेंटर गवर्नमेंट के खुले हुए हैं। तो वहां पर ये पैसे अपने नहीं लगेंगे, वहां पर इसकी जगह पर हमारे रुपए लगेंगे मात्र 5,000। दूसरी चीज, किसी भी डॉक्टर को आप दिखाने जाएंगे तो उनकी कंसल्टेशन फीस होगी। यहां पर जो राजस्थान के जो 4 मेडिकल कॉलेजेस की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर एक भी पैसा हमारे को फीस के तौर पर नहीं देना है। गवर्नमेंट के खुद के आईवीएफ सेंटर्स हैं, वहां पर आप जाएं, अपनी जांचें कराएं। जयपुर में हरिबख्श कामटिया हॉस्पिटल शास्त्री नगर में ब्लड बैंक के ऊपर आईवीएफ सेंटर है। बीकानेर में सैटेलाइट हॉस्पिटल के अंदर आईवीएफ सेंटर है। सीकर में जो जनाना हॉस्पिटल है सालासर रोड पर, वहां पर दूसरे फ्लोर के ऊपर आईवीएफ सेंटर है। और ब्यावर में अमृत कौर हॉस्पिटल है, उसमें आईवीएफ सेंटर है। वहां पर ना सिर्फ जांचों के ऊपर बहुत छूट है, 15 से 17,000 की जगह हमारे सिर्फ 5,000 रुपये लगने वाले हैं। इसके अलावा अगर हमारे को इलाज भी लेना पड़ता है तो जो मार्केट प्राइस है कोई भी दूसरे सेंटर्स हैं उससे लगभग 1/3 कीमत पर आपका इलाज हो सकता है। इसके बारे में अगर आप और भी जानकारी चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मेरे नंबर इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो उम्मीद है आपको आपकी काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और इससे ज़्यादा जानकारी चाहें आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।